हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टुडे करंट इन्फॉर्मेशन पर स्वागत है। क्लास 12th विषय हिंदी अनिवार्य मॉडल पेपर 2 आज के सेशन के अंदर हम हल करने वाले हैं। इससे पहले साथियों, हमने हिंदी का पहला मॉडल पेपर हल करवा दिया है। वह अभी तक आपने नहीं देखा है तो हमारी प्ले लिस्ट में जाकर आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा इस चैनल पर भूगोल के 5 मॉडल पेपर हल करवा दिए हैं। इतिहास, राजनीतिक विज्ञान, इसके अलावा हिंदी अनिवार्य, हिंदी साहित्य और अंग्रेजी का मॉडल पेपर जल्दी अपलोड होने वाला है। वह सभी आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखिएगा, आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। इसके अलावा हम आपको जल्दी ही क्या करने वाले हैं, 10-10 मॉडल पेपर हमारे टेलीग्राम ग्रुप के अंदर PDF के अंदर भेज देंगे, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण होने वाले हैं। और वो आपको मिलेंगे क्या, तो उसके अंदर आपको बताना है। हमने एक ग्रुप बनाया, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है। उस ग्रुप को आप सभी ज्वाइन कर लेना। उसके अंदर हम भेज देंगे जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। आप परीक्षा से पहले उनको ज़रूर पढ़कर जाना, आपको अच्छे नंबर दिलाएंगे। ठीक है, तो हमारा लक्ष्य यही है कि अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। तो आपको लगातार अच्छी शिक्षा पर है अच्छा मेहनत करना, अच्छी शिक्षा ग्रहण करना, ताकि आप देश को भी आप शिक्षा के माध्यम से ही अगर पहुंचा सकते हो, ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो, और अपने परिवार को भी शिक्षक के माध्यम से ही आप ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हो। तो इस बात को ध्यान रखते हुए अपनी अच्छी तरीके से लगातार मेहनत करते रहिए। तो हिंदी अनिवार्य के अंदर हम यहाँ पर पहला आपके यहाँ पर दिया गया है, बहुविकल्पी प्रश्न आएंगे और यहाँ पर एक गद्यांश दिया जाएगा और गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ करके दिए गए प्रश्नों का उत्तर देना होता है। तो यहाँ पर आपसे पहला पूछा है कि साहित्य का आधार जीवन है, इसी आधार पर साहित्य की दीवार खड़ी होती है और उसकी अटारियाँ, मीनार और गुंबद बनते हैं, लेकिन बुनियादी मिट्टी के नीचे दबी पड़ी है। जीवन परमात्मा की सृष्टि है, इसलिए सुबोध है, सुगम है और मर्यादाओं से परिमित है। जीवन परमात्माओं को अपने कामों का जवाबदेह है या नहीं हमें मालूम नहीं, लेकिन साहित्य मनुष्य के सामने जवाबदेह हैं। इसके लिए कानून है जिससे वह इधर उधर नहीं जा सकता। मनुष्य जीवन पर्यंत आनंद की खोज में लगा रहता है। किसी को यह रत्न द्रव्य में मिलता है, किसी को भरे पूरे परिवार में, किसी को लंबे चौड़े भवन में, किसी को ऐश्वर्य में, लेकिन साहित्य का आनंद इस आनंद से ऊंचा है। उसका आधार सुंदर और सत्य है। वास्तव में सच्चा आनंद सुंदर और सत्य से मिलता है। उसी आनंद को दर्शाना, वही आनंद उत्पन्न करना साहित्य का उद्देश्य है। तो ये इस प्रकार से आपको आनंदित होकर पढ़ना है। और यहाँ पर आपसे पहला सवाल पूछा है कि उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है, तो आपको लिखना है जो उपयुक्त जो आप गद्यांश है उसका उचित शीर्षक है साहित्य का आधार जीवन। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट दूसरा सवाल हमसे पूछा है कि साहित्य और जीवन में गहरा संबंध है क्योंकि, यानी साहित्य और जीवन के अंदर है गहरा संबंध है क्योंकि साहित्य है, साहित्य किसका आधार है, जीवन का आधार है, साहित्य का आधार जीवन है। ठीक है साथियों, आगे हमसे तीसरा सवाल पूछा है मनुष्य किसकी खोज में जीवन भर लगा रहता है, तो मनुष्य आनंद की खोज के अंदर है और जीवन भर लगा रहता है। चौथा सवाल पूछा है साहित्य के आनंद का आधार है, तो साहित्य का आनंद का आधार क्या है, सुंदर और सत्य को पाना। नेक्स्ट है पांचवा परिमिति का अर्थ है, तो परिमिति का अर्थ होता है सीमित। क्या होता है, सीमित। ठीक है, नेक्स्ट आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है छठा कि जीवन किसकी सृष्टि है, तो आपको बताना है जीवन है वो किसकी सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि है। किसकी सृष्टि है, परमात्मा की सृष्टि है। नेक्स्ट आपसे दूसरा सवाल पूछा जा रहा है निम्नलिखित अपठित पद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर दिए गए प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका के अंदर लिखना है। तो पहले आपको इसको पढ़ना है। ऋषि मुनियों साधु संतों को नमन, उन्हें मेरा अभिनंदन, जिनके तप से पूत हुई है
भारत देश की स्वर्णिम माटी, जिनके श्रम से चली आ रही युग युग में अविरल परिपाटी, जिनके संयम से सुशोभित है जन जन के माथे पर चंदन, कठिन आत्म मंथन के हित जो आसीधारा पर चलते हैं, पर प्रकाश हित पिघल पिघल कर मोम दीप सा जलते हैं, जिनके उपदेशों को सुनकर संवर जाए जन जन का जीवन, सत्य अहिंसा जिनके भूषण करुणा में है, जिनकी वाणी जिनके चरणों से है पावन, भारत की ये अमिट कहानी उनके ही आशीष शुभेच्छा पाने का करता पद वंदन। तो ये आपसे अपठित पद्यांश पूछा है। अब इसके अंदर आपसे सवाल पूछा है यहाँ पर 7वां कि ऋषि मुनि साधु संत नमन करने योग्य क्यों हैं। तो ऋषि मुनि जो साधु संत महात्मा हुए वो नमन करने योग्य इसलिए है क्योंकि तप शर्म और संयम का आदर्श प्रस्तुत करने के कारण है वो है नमन करने योग्य हैं। अब आप भी है अगर अच्छी शिक्षा पाके अच्छी मेहनत करके अपने समाज के लिए अपने देश के लिए कुछ अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से आपको भी लोग नमन करेंगे, वास्तव में कहेंगे कि हाँ इस बच्चे ने इसने इतना अच्छा काम किया, इतनी अच्छी मेहनत की तब जाकर के इतना बड़ा बन पाया है। तो बनना बड़ी बात है लेकिन उससे पहले जो हमारा संघर्ष है वो उसके पीछे बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आप जीवन में संघर्ष को एक महत्वपूर्ण बिंदु बना लीजिए कि मुझे संघर्ष करना है, संघर्ष करके नाम करना है। अगर आप नाम करना चाहते हो तो उसके पीछे संघर्ष करना पड़ेगा और संघर्ष के पीछे ही नाम है, वरना आप किसी भी हालत के अंदर कुछ भी कर लो कुछ नहीं होने वाला है। ठीक है, जो आपने सोचा है वो ठाना है, जो सपने हैं वो सपने सपने बनकर रह जाएंगे अगर आप शिक्षा अच्छी तरीके से ग्रहण नहीं करोगे, अच्छी तरीके से पढ़ाई नहीं करोगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई के अंदर भी संघर्ष होता है वो संघर्ष नहीं करोगे। तो ठीक है, तो पढ़ना भी बहुत जरूरी है। नेक्स्ट अगला सवाल है ऋषि मुनि अपनी किन विशेषताओं के कारण वंदनीय हैं। ठीक है, तो ऋषि मुनि है अपनी सत्य अहिंसा और मधुर वाणी के लिए क्या है वंदनीय है, उपयुक्त सभी इसका आंसर सही है। नेक्स्ट आगे सवाल संख्या 9 पूछा है हमें उपरोक्त काव्यांश का उचित शीर्षक क्या था। उचित शीर्षक था भारत के ऋषि और मुनि। ठीक है, 10वां सवाल है असी धारा पर चलते हैं पंक्ति से क्या आशय है। तो इसका सही आंसर है ए ऑप्शन, लोकहित में स्वयं कष्ट झेलना, यह होता है असी धारा पर चलते हैं। ठीक है, अगला सवाल संख्या 11 पूछा है जन जन का जीवन कैसे संवर जाता है। तो इसका सही आंसर है कि ऋषि मुनियों के उपदेशों को सुनकर है जन जन का जीवन है वो संवर जाता है। 12वां सवाल है निम्न में से वाणी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो वाणी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, भानु है वो नहीं है। तो आपको बताना है भानु किसका पर्यायवाची है कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आगे दूसरा सवाल आपसे पूछा जाएगा निम्नलिखित रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो आपको लिखना है पहला है भाषा का क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है, दूसरा है बोलना तथा सुनना मौखिक भाषा के अंतर्गत आते हैं, तीसरा है अनिल ने सुनील से कहा तुम बेल बेल हो, वाक्य में लक्षणा शब्द शक्ति है। ठीक है, तो लक्षणा शब्द शक्ति है इसके अंदर और ये तीनों शब्द शक्तियाँ आपको पढ़ करके जाना है। अलंकार और छंद अलंकार ऐसी चीजें आपको पढ़ना अच्छी तरीके से पढ़ना है क्योंकि इसके अंदर ही खाली जगह पूछी जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है चौथा अभिधा और लक्षणा के असमर्थ हो जाने पर व्यंजना शब्द शक्ति के माध्यम से शब्द का अर्थ ग्रहण किया जाता है। पांचवा है काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अपन क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को क्या कहा जाता है, अलंकार कहा जाता है। नेक्स्ट है काली घटा का घमंड घटा नभ मंडल तारक वृंद काव्य पंक्ति में कौन सा अलंकार है, यमक अलंकार है। ठीक है, तो यमक अलंकार किस स्थिति के अंदर आता है, तो यहाँ पर बार बार शब्दों की आवर्ती हो लेकिन उनका जो अर्थ भिन्न भिन्न आए तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। लेकिन मैं आपसे प्रश्न पूछा चाहता हूँ कि अगर बार बार शब्दों की आवर्ती हो और उनका अर्थ एक सा हो तो कौन सा अलंकार होगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। नेक्स्ट है तीसरा यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित
अति लघुत्रात्मक प्रश्नों के उत्तर एक पंक्ति में दीजिए। पहला सवाल है, निम्नलिखित पारिभाषिक शब्दों के अर्थ लिखिए। ठीक है, तो एप्लीकेशन का अर्थ क्या होता है? आवेदक होता है। ठीक है, एप्लीकेंट है, ठीक है, एप्लीकेशन नहीं है, सॉरी। एप्लीकेंट का अर्थ होता है आवेदक, और लीगल यानी LEGAL लीगल का अर्थ होता है कानून। ठीक है, दूसरा है, वरीयता शब्द के लिए पारिभाषिक शब्द लिखिए। तो इसका सही आंसर होने वाला है क्या? जो वेट यहाँ पर जो वेट टैग होता है, वेट टैग, इसके लिए हम क्या वरीयता कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है तीसरा सवाल, पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो पत्रकारिता किसे कहते हैं इसके बारे में आपको लिखना है। हाँ तो साथियों, यहाँ पर है वरीयता का अर्थ होता है वेटेज। ठीक है, थोड़ा सा संशोधन कर लेना, वेटेज है, बोलने के अंदर थोड़ी दिक्कत आई, कोई बात नहीं। ठीक है, तीसरा सवाल पूछा है, पत्रकारिता किसे कहते हैं? ठीक है, तो पत्रकारिता किसे कहा जाता है? रेडियो, टेलीविजन या इंटरनेट किसी भी माध्यम से प्रिंट मुद्रित खबरों के संचार को पत्रकारिता कहते हैं। तो पत्रकारिता की जो परिभाषा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से याद रखना है। ठीक है, दूसरा है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किस लिए जाने जाते हैं? तो आपको लिखना है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा सिंधु घाटी की प्राचीन सभ्यता के स्मारक नगर होने के कारण है वो जाने जाते हैं। तीसरा है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना किसे कहा जा सकता है? तो आपको लिखना है, सिल्वर वेडिंग कहानी की मूल संवेदना पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव को कहा जा सकता है। नेक्स्ट आपसे पूछा, यशोधरा बाबू मूलतः कहाँ के रहने वाले थे? तो याद रखना है, यशोधरा बाबू मूलतः कुमाऊं के रहने वाले थे। कहाँ के? कुमाऊं के रहने वाले थे। अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है कि जूझ उपन्यास का नायक मास्टर जी के किस कविता से प्रेरित होकर कविता लिखने का प्रयास करता है? तो जूझ उपन्यास का नायक मास्टर जी की जो मालती की लता कविता से प्रेरित होकर कविता लिखने का है वो प्रयास करता है। आगे सवाल संख्या 8 है, एन फ्रैंक ने अपनी डायरी में क्या लिपिबद्ध किया है? तो आपको लिखना है, एन फ्रैंक ने द्वितीय महायुद्ध काल में गुप्त आवास में बिताए 2 वर्षों का जीवन अपनी डायरी में है लिपिबद्ध किया है। नेक्स्ट है सवाल संख्या 9, आनंदा ने दत्ताजी राव को यह क्यों कहा कि वह उसके आने की बात दादा को न बताए? तो आपको लिखना है, सही आंसर है, आनंदा को डर था कि अगर दादा को सच्चाई पता लगी तो उसकी और माँ की खैर नहीं रचनाओं के नाम। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इस कारण है वो उसे जो आनंदा दत्ताजी राव को ये क्यों कहा था, तो इसलिए कहा था। ठीक है, आगे सवाल पूछा है 10वां, रघुवीर शाह की 2 रचनाओं के आपको नाम लिखना है। तो रघुवीर शाह की 2 रचना है, आत्महत्या के विरुद्ध, सीढ़ियों पर धूप आदि रघुवीर शाह की रचनाओं के नाम हैं। तो याद रखना, जितने भी कवि है आपको कम से कम 2-2, 3-3 रचनाओं के नाम याद होने चाहिए। 12वां सवाल है आपसे इंद्र सेना के लेखक ने क्या नाम दिया? तो इंद्र सेना को लेखक ने है मेंढक मंडली का नाम दिया था। क्या नाम दिया था? मेंढक मंडली का नाम दिया था। आगे खंड 2 के अंदर निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर अधिकतम 40 शब्दों के अंदर लिखना है। यहाँ पर जो चौथा प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से हैं? प्रिंट मीडिया यानी जो अखबार आता है यही प्रिंट मीडिया है। तो अखबार के आप क्या क्या जो मैं तो बता सकते हो, इसको आप है लिखना है। ठीक है, हमारी भाषा के अंदर है, थोड़ा चेंज कर लोगे शब्दों को तो निश्चित रूप से आपको सरल लग जाना, हर एक चीज़ है सरल लग जाती है। ठीक है, भाषा की वजह से हम चीज़ कठिन, जैसे अंग्रेजी हमारी भाषा नहीं है, ठीक है, लेकिन उसको अपन थोड़ा बहुत चेंजेज करते हैं तो ये सरल अपने आप हो जाती है। लेकिन हम सोचते हैं हमारी भाषा नहीं है, रहने दो इसको। ठीक है, अगर मारवाड़ी के आपको बोलने कहे ना तो आप पूरे दिन बोल सकते हो, क्यों? क्योंकि हमारी भाषा है। अब आपसे पूछा है प्रिंट मीडिया के लाभ कौन कौन से, तो आपको लिखना है, प्रिंट मीडिया के निम्नलिखित लाभ है। पहला है, प्रिंट मीडिया को धीरे धीरे दोबारा या मर्जी के अनुसार पढ़ा जा सकता है। इसका मतलब मैं सीधी मारवाड़ी के अंदर भाषा के अंदर कह सकता हूँ, यानी आपने जो अखबार आवे अखबार ने धीरे धीरे और अपनी मर्जी पढ़ सका का नहीं भी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। मारवाड़ी थाने समझ भी दो रही है, लेकिन मैं मारवाड़ी अच्छी तरीके से जानूँ। ठीक है, तो मैं भी थाने हिंदी में समझाऊँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
दूसरा आपसे लिखना है कि किसी भी पृष्ठ या समाचार को पहले या बाद में पढ़ा जा सकता है। जैसे यहाँ पर कन अखबार आवे तो आप लारू भी हरू कर सका आगू भी हरू कर सका। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आगू आगू हरू करनो। तो दो तीन चीज़ा आप ध्यान रखना जना सवाल सरल हो जाए। ठीक है, लेकिन हर चीज़ को अपनी भाषा के अंदर अपने अनुसार ढाल दो तो अपने आप ही वो सरल हो जाएगा। ठीक है, अपने आप सरल के लिए अपने अनुसार अपनी भाषा के अनुसार उसको ढाल दीजिए, वो हर एक चीज़ अपने आप सरल हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आगे आपसे पांचवा सवाल पूछा जा रहा है, बैंकिंग न्यूज से क्या अर्थ है। बैंकिंग न्यूज से क्या अर्थ है। जो ब्रेकिंग न्यूज आती है उसके लिए आपको लिखना है कि ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम फ्लैश भी है। ठीक है, और इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण यह बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल में पहुंचाया जाता है। जैसे नेपाल में आया भीषण भूकंप, दो रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। तो इस प्रकार से उनको जो मीडिया वाले हमसे बताते हैं ब्रेकिंग न्यूज के अंदर, वो कहता है ना, जैसे ही आज की बड़ी ये इस प्रकार से बोलते हैं अपन को पता ही नहीं चलता है, इतनी तेज और इतनी स्पष्टता होती है उसकी भाषा में, उनकी भाषाओं में कोई हद नहीं है। लेकिन उससे पहले उन्होंने संघर्ष किया, उनके लिए प्रैक्टिस किया, तब जाकर के उन्होंने जो है इस प्रकार की चीज़ें सीखी है। अगर अपन को बोलना कह दिया जाए ना, इतना तेजी से बोलो, इतनी तेजी के साथ स्पष्टता लाओ, तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने इसलिए मेहनत की, तो उसी के अनुसार वे काम किया है। लेकिन आपको यहाँ पर पूछा है ब्रेकिंग न्यूज से आप इसका अर्थ क्या है, तो आपको परीक्षा के अंदर लिख कर खाना है कि ब्रेकिंग न्यूज का दूसरा नाम फ्लैश भी है और इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचारों को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। तत्काल मतलब हाथों हाथ, ठीक है, पहुंचाया जाता है। जैसे वो बोलता है नेपाल में आया भीषण भूकंप, 2 रेलगाड़ियों में टक्कर, 10 मरे, सैकड़ों घायल। इस प्रकार से वो जल्दी से जल्दी बोल देते हैं। छठा सवाल आपसे पूछा जा रहा है, खेल के क्षेत्र में उभरता भारत विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। तो आपको लिखना है, सरकार ने खेलों के विकास के लिए कई कल्याणकारी तथा उत्कृष्ट योजना एवं कार्यक्रम की शुरुआत की है। यह सच है कि पिछले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की योग्यता रखने वाले खिलाड़ियों ने सफलता हासिल की है। उन्हीं के कारण हमारा देश खेल के क्षेत्र में उभरता हुआ दिखाई देता है। हमारे देश में खेल की जो क्षेत्र की उपलब्धियां अत्यंत क्षीण हैं, लेकिन यह भी सत्य है कि हमारे देश में प्रतिभा की भी कमी नहीं है। यदि स्वस्थ वातावरण तैयार किया जाए तो चयन उचित प्रक्रिया द्वारा किया जाए तो हम इस क्षेत्र में बहुत प्रगति कर सकते हैं। इस प्रकार से खेल के क्षेत्र में उभरता हुआ भारत विषय पर आपको एक छोटा सा फीचर लिखना है, तो ये आपके लिख करके आ जाना है। बिल्कुल सरल सी बात लिखी गई है। सातवां सवाल है, पतंग कविता की प्रतिपाद्य बताइए। ठीक है, तो आपको लिखना है, पतंग आलोक धानवा की एक लंबी कविता है और इस कविता में कवि ने पतंग के बहाने बाल सुलभ इच्छाओं एवं उमंगों का सुंदर है चित्रण किया है। बाल क्रियाकलापों एवं प्रकृति में आए परिवर्तनों को अभिव्यक्त करने के लिए सुंदर बिंबों का उपयोग किया है। पतंग बच्चों की उमंगों का रंग बिरंगा सपना है। आसमान में उड़ती पतंग ऊंचाइयों की वह हदें हैं जिन्हें बाल मन छूना चाहता है और उसके पार जाना चाहता है। ठीक है, नेक्स्ट है आठवां सवाल, हम समर्थन समर्थ है शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। और 12वीं के पढ़ने वाले सभी छात्रों और छात्राओं से मैं कहना चाहता हूँ, आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर पतंग उड़ाया है कि नहीं उड़ाया है। अगर उड़ाया है तो यस सर हमने पतंग उड़ाया है ऐसे करके कमेंट करना। ठीक है, पतंग अधिकतर लोगों ने नहीं उड़ाया है। ठीक है, और हकीकत मैं भी कह सकता हूँ मैंने भी अभी तक अपनी ज़िंदगी के अंदर पतंग नहीं उड़ाया है। पतंग उड़ाते कैसे हैं ये मेरे को मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन आपको भी अगर ऐसा है तो बता देना कि हमने भी सर नहीं उड़ाया है। नेक्स्ट है आठवां पाठ है हमारा, हम समृद्ध शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग्य किया है। तो आपको लिखना है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि ने यह व्यंग्य किया है कि मीडिया वाले समृद्ध और शक्तिवान होते हैं, इतने शक्तिवान कि वह किसी की करुणा को पर्दे पर दिखाकर पैसा कमा सकते हैं। वह एक हुआ दुर्बल अर्थात अपाहिज
को लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकते हैं ताकि लोगों की सहानुभूति प्राप्त करके प्रसिद्धि पाई जा सके। ठीक है। नेक्स्ट है 9वां सवाल, भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी जी के लिए वह क्या थी, अनमोल क्यों थी। तो आपको लिखना है भक्तिन अनेक अवगुणों के होते हुए भी महादेवी के लिए अनमोल थी क्योंकि वह लेखिका के हर कष्ट को लेने को तैयार थी, वह लेखिका की सेवा करती थी। दो ही बातें आपको लिख कर के आनी है। 10वां है पहलवान की ढोलक पाठ के आधार पर बताइए कि लुटन सिंह ढोल को अपना गुरु क्यों मानता था। ठीक है। तो आपको लिखना है लुटन पहलवान का कोई गुरु नहीं था और ये बात सच थी कि जब से सुना पहली बार वह दंगल देखने गया तो वह ढोल की थाप पर दांव पेंच चल रहे थे। पहलवान ने इन थापों को ध्यान से उसमें अजीब सी ऊर्जा भर गई और उसने चांद सिंह को ललकारा सुना और उसे चित कर दिया और ढोल की थाप ने उसे दंगल लड़ने की प्रेरणा दी और वह जीत गया। इसलिए उसने कहा होगा कि उसका गुरु कोई पहलवान नहीं बल्कि उसका गुरु क्या है, ये ढोल है। क्या है, ये ढोल है। जैसे मैं बताऊं अपन पीटी परेड करते हैं, जो आपकी जो एग्ज़ाम होते हैं तब जा कर के, तो उसमें आपने हैं जो ढोल बजता है उसके साथ किस प्रकार की हमारी कदम ताल चलती है वो एक बहुत ही शानदार होती है। तो आपने ये अनुभव किया होगा, आपने ये फील ऐसे प्रकार से किया हुआ होगा। आगे आपसे सवाल पूछा जा रहा है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है। तो यहाँ पर 11वां सवाल है, नील जल में या किसी की है घोर झील मिल दे जैसे हिल रही हो, उपयुक्त जो बिंब द्वार कवि ने किस प्राकृतिक दृश्य का चित्रण किया है और इस अंश में प्रयुक्त उपमान और आपको उपयुक्त प्रतीत होते हैं उन पर आपको 60 से 80 शब्दों के अंदर लिखना है। ठीक है। नेक्स्ट अथवा के अंदर आपसे सवाल पूछा जा रहा है। इसके अलावा अथवा के अंदर आपसे सवाल यहाँ से पूछा जाएगा, कैमरे अथवा कैमरे में बंद अपाहिज करुणा के मुकुटे में छिपी क्रूरता की कविता है, कविता की समीक्षा कीजिए। ठीक है। तो दोनों अथवा के अंदर सवाल आएंगे। पहले सवाल का सही आंसर है कि इस शब्द चित्र द्वारा कवि शमशेर बहादुर सिंह ने प्रातःकालीन आकाश के दृश्य का साकार करना चाहे। सूर्योदय से पहले आकाश में कुछ समय के लिए पीला प्रकाश दिखाई देता है। नीले आकाश में झिल मिलाता ये पीला प्रकाश कवि को उपयुक्त बिंब की रचना को प्रेरित करता है। कवि द्वारा चुने गए उपमान प्राकृतिक दृश्य के अनुरूप ही है। नीला आकाश नीला जल है और पीला प्रकाश जल में झिलमिलती किसी गोरी रमणी की देह है। निरंतर होते दृश्य परिवर्तन को कवि ने हिलती शब्द द्वारा है व्यक्त किया है। अतः इस बिंब में प्रयुक्त उपमान दृश्य के अनुरूप और उसमें पूर्णता और प्रभाव उत्पन्न करने वाले हैं। इस प्रकार से आपको आंसर लिख करके आना है। अथवा के अंदर है दोनों में से एक को करना है। दूसरे का सही आंसर है, कैमरे में बंद अफाहिज कविता अपनेपन की भावना में छिपी क्रूरता को व्यक्त करती है। सामाजिक उद्देश्यों के नाम पर अपाहिज की पीड़ा को जनता तक पहुंचाया जाता है। ये कार्य ऊपर से करुणा भाव को दर्शाता है परंतु इसका वास्तविक उद्देश्य कुछ और ही होता है। संचालक अपाहिज की अपंगता दिखाता है। वो एक रोचक कार्यक्रम बनाना चाहता है ताकि उसका कार्यक्रम जनता में लोकप्रिय हो सके। उसे अपंग की पीड़ा से कोई लेना देना नहीं है। ये कविता ये बताती है कि दूरदर्शन पर दिखाए जाने वाले इस प्रकार के अधिकांश कार्यक्रम कारोबारी दबाव के कारण संवेदनशील होने का दिखावा करते हैं, पर इस तरह जो दिखावटी है अपनेपन की भावना क्रूरता की सीमा तक पहुंच जाती है। ठीक है। अगला आपसे 12वां सवाल पूछा है, बाजार दर्शन के आधार पर बाजार के जादू को स्पष्ट करते हुए उससे बचने के उपाय बताइए। ठीक है। और तो इसका सही आंसर अपन पढ़ते हैं। यहाँ पर बाजार में जादू होता है, इसका तात्पर्य यह है बाजार अपनी प्रदर्शन दक्षता के कारण ग्राहकों को लुभाता है तथा
उनको चीज़ें खरीदने के लिए प्रोत्साहित करता है। बाजार को आकर्षण अत्यंत प्रबल होता है, उसमें पढ़कर मनुष्य उन चीज़ों को भी खरीद लेता है जो उसके लिए ज़रूरी नहीं होती है। बाजार के जादू से बचने के लिए आवश्यक है कि बाजार जाने से पहले सोचें कि हमें है किस चीज़ की ज़रूरत है। इस प्रकार हम ज़रूरी चीज़ ही खरीदेंगे तथा बाजार के आकर्षण का प्रभाव हम पर नहीं पड़ेगा। हमें बाजार को आवश्यकता पूर्ति का स्थान मानना चाहिए और उससे अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन करने और अपने घमंड के है प्रदर्शन का स्थान नहीं मानना चाहिए। ऐसा करके हम बाजार के जादू के बच सकते हैं और उसका सही उपयोग है कर सकेंगे। ठीक है, तो ये इसका सवाल सही आंसर था। नेक्स्ट है दूसरा, नमक कहानी में हिंदुस्तान पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की भावनाओं संवेदनाओं को उभारा गया है। वर्तमान संदर्भ में इन संवेदनाओं की स्थिति को तर्क सहित है स्पष्टीकरण कीजिए। तो आपको लिखना है, लोगों की भावनाएं और संवेदनाएं आज भी वैसी ही है जैसे 58-60 वर्ष पहले थी। लोग आज भी उतनी ही मोहब्बत एक दूसरे मुल्कों के बाशिंदों से करते हैं। आज हिंदुस्तान है और पाकिस्तान दोनों ही देशों में आपसी भाईचारे को बढ़ाने और कायम रखने के लिए नई नई योजनाएं बनाई है। बस रेल यात्रा पुनः शुरू कर दिया है जो दोनों देशों की एकता को दर्शाता है और यहाँ के लोग आपसी दुख दर्द बांटते हैं। पिछले 5-7 वर्षों में तो दोनों के बीच रिश्ते अधिक मजबूत हुए हैं, दोनों में आपसी सौहार्द बढ़ा है। ठीक है, तो ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट है 13वां सवाल है, कुंवर नारायण का कवि परिचय लिखिए। ठीक है, और धर्मवीर भारती का लेखक परिचय लिखिए। ठीक है, दोनों में से आपको याद करने, ये आपके सामने आप लिख लेना। ठीक है, और मैं इम्पोर्टेंट भी है वो ग्रुप के अंदर बताऊंगा, शेयर करूंगा। अभी रिसर्च नहीं किया है, जैसे ही मैं पुराने पेपरों को देख करके आपको बता दूंगा। 4-5 कवि परिचय लेखक परिचय आपको याद करना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं करना है। ठीक है, उनको सही ढंग से याद करके जाना। नेक्स्ट है 14 सवाल आपसे पूछा जा रहा है, यशोधरा बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आपके जीवन की दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है और कैसे? सिल्वर वेडिंग पार्ट के आधार पर उत्तर देना है। ठीक है, 6 नंबर का सवाल है और इसका सही आंसर है, पहले अपन इसका उत्तर पढ़ लेते हैं। उत्तर है, यशोधरा बाबू की कहानी का दिशा देने में है किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। मेरा जीवन पर पड़े बड़े भाई साहब का प्रभाव है, वह बड़े शिक्षाविद है। उन्होंने हर परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है। उन्हें कई विषयों को ज्ञान है। परिवार वाले उन्हें इंजीनियर बनाना चाहते थे, परंतु उन्होंने साफ मना कर दिया और शिक्षक बनना स्वीकार किया। आज वह विश्वविद्यालय में हिंदी के प्रोफेसर है और उनके विचार वह कार्यशैली ने मुझे प्रभावित किया। मैंने निर्णय किया कि मुझे भी उनकी तरह मेहनत करके आगे बढ़ना है। मैंने पढ़ाई में मेहनत की तथा अच्छे अंक प्राप्त किए। मैंने स्कूल की सांस्कृतिक गतिविधियों में भी भाग लेना शुरू कर दिया। कई प्रतियोगिताओं में मुझे इनाम भी मिले। मेरे अध्यापक प्रसन्न हैं। मैं बड़े भाई साहब की सरलता व सादगी से बहुत प्रभावित हूँ, इसलिए उनके जैसा बनना भी चाहता हूँ। तो आपके जीवन के अंदर इस प्रकार से किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है वो लिख करके आना है। ठीक है, नेक्स्ट है दूसरा सवाल है, लेखिका की माँ उस नारी जाति की प्रतीक है जो पुरुषों द्वारा सदैव प्रताड़ित होते हुए भी कुछ नहीं कर पाती। जूझ पाठ के आधार पर प्रमाण सहित सिद्ध कीजिए। तो यहाँ पर आपको लिखना है, लेखिका की माँ उस निरी नारी जाति की प्रतीक है जो अपने पति के हर तरह के अन्याय को सिर नीचा करके सहती रहती है और वह उससे डरती है क्योंकि उसका पति सदैव ही उसके मारपीट करता रहता है और अपने पुत्र की पढ़ाई की इच्छा व्यक्त करने पर वह उसे डराती है कि तेरा पिता सुन लेगा तो हम दोनों की हड्डी पसली एक कर देगा। वह चाहते हुए भी अपने पुत्र की मदद नहीं कर पाती है। बहुत हिम्मत करके अपने पुत्र की पढ़ाई के लिए राव साहब के पास जाती है और वह उनसे प्रार्थना करती है कि उसके पति को ये पता नहीं चल जावे कि वह
उनके पास आई थी। इस प्रकार लेखिका की माँ दबी कुचली विवश नारी के प्रतीक बनकर सामने आती है। तो ये 14 सवाल हमने हल कर लिए। इसके अलावा ये बड़े प्रश्न है निम्न जो आपसे पूछी जा रही है, निम्नलिखित पद्यांश की सह प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो इसकी आप पीडीएफ है मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। पीडीएफ के साथ ही आप इन सभी प्रश्नों को है देख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ लिखना है पहले, फिर प्रसंग, फिर व्याख्या और फिर विशेष लिखना है, ठीक है। ये आपको पीडीएफ के अंदर दिख रहा होगा, ठीक है। अथवा के अंदर दी गई है उसका भी आपको दिख रहा है। 16वां के अंदर भी प्रश्न के अंदर व्याख्या आएगी। इसकी सारी पीडीएफ आपको ग्रुप के अंदर शेयर कर दी जाएगी और ग्रुप के पीडीएफ के माध्यम से आप देख लेना और इसकी सारी पीडीएफ है देख लेना। हर एक प्रश्नों का पीडीएफ करने का तरीका जो व्याख्या करने का आपको तरीका आना चाहिए, ठीक है। 17वां प्रश्न भी आपके पुस्तक से जुड़े प्रश्नों का आएगा और इसके अलावा आपसे संबंधित प्रश्न जो यहाँ से पूछा जाएंगे तो ये भी आपको अच्छी तरीके से आना चाहिए। 18वां सवाल आपसे पूछा जा रहा है, सार गर्भित निबंध लिखना है और 18 इसके अंदर प्रश्न आएंगे। तो यहाँ पर सूचना एवं संचार की महान क्रांति, इंटरनेट, राजस्थान की गहराता, जल संकट, स्त्री सशक्तिकरण और शिक्षा, इनमें से ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हिंदी भाषा हमारी राष्ट्रभाषा, ये और ये दूसरा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। हमने यहाँ पर एक ही हल करवाया है, आप इन सभी को है देख लेना, ठीक है साथियों। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है, स्त्री शिक्षा का भी यहाँ पर दर्शा दिया है। पीडीएफ के अंदर लगभग 2 दर्शा दिए हैं, बाकी आप देख लेना। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा है, अगर अच्छा लगा है तो अपने सभी मित्रों के साथ शेयर करना, वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आपके लिए हम अति महत्वपूर्ण मेहनत कर रहे हैं। अगर हम आज का मैं टाइम बता दूं तो लगभग 11 साढ़े 11 टाइम हो चुके हैं, फिर भी मैंने आपके लिए मेहनत की, क्योंकि आपके लिए मेहनत करना ज़रूरी है, ठीक है। और इसी के साथ आप अच्छी लगातार मेहनत करते रहे और आगे बढ़ते रहे, ठीक है। जिसका कण कण वीरता की पहचान है वह प्राणों से प्यारा मेरा राजस्थान है, और उस राजस्थान की पावन धरा पर, पावन भूमि पर सन में आप जैसे शूरवीर अच्छी शिक्षा पा करके जीवन के अंदर अच्छी तरीके से आगे बढ़ो, तब जा कर के है हम भारत को महान बना पाएंगे। हमारा लक्ष्य होना चाहिए, अशिक्षित को शिक्षा दो, अज्ञानी को ज्ञान, शिक्षा से ही बन सकता है मेरा भारत महान। तो साथियों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।